क्या बात हो रही है यहाँ पे? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति अध्यक्ष चुना गया। स्थायी सभापति अध्यक्ष हम इसमें कह सकते हैं कि जो 208 लोगों की गिनती में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते थे। ठीक है, 9 दिसंबर के बाद जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो 9 दिसंबर की बैठक के बाद 9 दिसंबर 1946 में जो सिलेक्टेड लोग थे हमारे, ये 296 में जो सिलेक्टेड लोग थे जिसमें से 208 लोग आए थे, 208 में जो हमारे सिलेक्टेड लोग थे तो उसमें तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेलेक्ट नहीं थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता होगा, स्थायी मतलब जो उसमें इंक्लूडेड है, और अस्थायी मतलब कि जो उस सभा मतलब जो उस ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभा स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, संविधान सभा से हम अंडरलाइन कर देते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया रहेगा, है ना। और इसमें भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये अस्थायी सभापति थे, ये स्थायी सभापति हैं। ठीक है, इसी तरह 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष बने। फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, नहीं अभी आज़ाद नहीं हुआ है, जब 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी को, अभी सब सेलेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी को सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, इसीलिए हम उपाध्यक्ष बोलेंगे, ना कि ये अध्यक्ष की श्रेणी में आएंगे। ओके, तो 25 जनवरी जो H.C. मुखर्जी हैं हमारे, उनको कब उपाध्यक्ष चुना गया? 25 जनवरी 1947 को। ठीक है, बाद में सभा ने दोनों उपाध्यक्ष जो बाद में सभा ने, और ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अध्यक्ष थे, और H.C. मुखर्जी कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 में संविधान की जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद जो 11 दिसंबर आया, फिर 11 दिसंबर के बाद जो 25 जनवरी 1947 आया, उसमें H.C. मुखर्जी सभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, बाद में सब उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, बाद में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा एक उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, 2 उपाध्यक्ष होना चाहिए, जैसे एक की गैर मौजूदगी में दूसरा तो संभाल ले पूरा कार्यभार। ठीक है, तो उसमें तदनुसार 16 जुलाई 1947 को B.T. कृष्णमाचारी को सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 25 जनवरी के बाद सीधे आ गए 16 जुलाई 1947 में, जिसमें B.T. कृष्णमाचारी को सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। जी, दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? पहले उपाध्यक्ष चुने गए 25 जनवरी 1947 में H.C. मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए 16 जनवरी 1947 B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो जो 13 दिसंबर 1946 में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हमारे पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल पंडित नेहरू ने, तो उन्होंने क्या ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, हम ये पढ़ते हैं। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अच्छा, इसमें कहा गया यह संविधान सभा, इसमें कितने पॉइंट दिए गए, उन्होंने जो उद्देश्य दिया, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, वो कितने पॉइंट पेश किए थे? उन्होंने कम से कम 8 पॉइंट पेश किए थे। 8 पॉइंट में उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा
अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। बिल्कुल सही कहा इनने। तो यहाँ पे क्या छोटा पॉइंट नोट डाउन हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर संपत्ति, कर क्या होता है, कर मीन्स होता है टैक्स, ठीक है। 1935 ने कर संपत्ति क्या होता है, जो लोग जमा पूंजी करे रहते हैं, अपनी जो पैसे वैसे कमाए रहते हैं, जितना जिनके पास जितनी दौलत होती है उसको संपत्ति कहते हैं, एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, जो भारत सरकार अधिनियम है जो 1935 को जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, उसमें ये चीज़ कही गई थी, एक बात कही गई थी, कर संपत्ति एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। टैक्स पे और जो हमारी जमा पूंजी रहती है उस पर, एवं जो भी हमारे अंदर जो अन्य क्वालिटी होती है, जो अन्य क्वालिटीज़ होती है, उस पर बात के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए गए, उसके बेस पे ही मताधिकार हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये सब हमें इतना नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आ सकता है कि भारत सरकार किस अधिनियम ने कर संपत्ति एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर कार्य किया, तो मतलब मताधिकार प्रदान किए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर कौन से वाले, मताधिकार, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम कोई भी आंसर राइटिंग कर रहा है तो उसमें ये पॉइंट्स जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो वहाँ पे ये पॉइंट तो हर हालत में हाईलाइट होने चाहिए, और आप भी करो, मैं भी करूँगी, ठीक है। अगर मैं वहाँ तक टिक गई, तब तक पढ़ते पढ़ते टिक गई, तो क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक तो मैं अपने हाथ से फ़ोन चला रही तो मेरा हाथ भी दर्द करने लगा, बट कोई नहीं, ठीक है। एक हाथ में मेरा फ़ोन है और एक हाथ में हाइलाइटर है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अविशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी, तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होगी, ठीक है। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ तथा प्राधिकार, इसकी जो शक्तियाँ होती है, शक्तियाँ इट मीन्स जो हमें वो पावर दी जाती हैं, ओके, कि हाँ मैं ये काम देती हूँ कि तुम्हारा ये काम है, मतलब पावर इट मीन्स कैसे मैं बताऊँ, पावर मतलब होता है जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास ये पावर है और ये पावर किसी के पास नहीं है, मतलब तुम ही ये काम करवा सकते हो और कोई ये काम नहीं करवा सकता है, या तुम ही ये काम कर सकते हो, कोई और ये काम नहीं कर सकता है, उसे हम शक्तियाँ और पावर से रिलेट करेंगे, ठीक है। शक्तियाँ मीन्स पावर। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार, जो हमारे अधिकार होते हैं, जो हम हर व्यक्ति के पास उनका एक अधिकार होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राधिकार। इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, ठीक है। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग कौन होते हैं, ओबीसी तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो संघ की जो हमारी जातियाँ होती हैं, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग वाली, जनजाति वाली, बहुत सी जातियाँ होती हैं, उनमें बहुत सी नहीं, गिनी चुनी 4-5 जातियाँ होती हैं, तो उन जातियों में हम लोग उनको वो चीज़, उनकी सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। संघ की एकता को अक्षुण्ण
बनाए रखा जाएगा। बहुत जो हम जातियाँ ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोग होते हैं सबकी एक-एक जातियाँ होती हैं। तो किसी की कुछ सरनेम है, किसी का कुछ सरनेम है, किसी का कुछ सरनेम है, तो कई 10-15 सरनेम, 40-50 60-70 सरनेम तो एक ही जाति में आ जाते हैं। और लोगों की गिनी-चुनी होती है, होंगी 100, 200, 400, 500 ऐसी जातियाँ मतलब सरनेम होंगे। तो उन सरनेम के बेस पे जातियाँ होती हैं। 100-150 एक जाति में आ रहा है, 100-150 दूसरी जाति में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, ठीक है। जैसे शर्मा वाले होते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं शर्मा हो गए वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, दुबे हो गए वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पंडित हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे हो गए कुशवाहा हो गए या प्रजापति हो गए, ये सब कौन सी वाली जाति में आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं ओबीसी में, ठीक है। तो ऐसे होती है जातियों की, ऐसी जातियाँ मतलब रिलेट करती हैं, ठीक है।